छत्तीसगढ़ को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 3 श्रेणियों में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति के हाथों महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने ग्रहण किए पुरस्कार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला है। कृषि मंत्री ने कहा, स्थिति पर रखी जा रही है लगातार नजर। और राज्य में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिले का अंतिम दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 3 श्रेणियों में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। कार्यक्रम में बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए रायपुर के समता कॉलोनी स्थित एक नुक्कड़ टी कैफे को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ब्रेल प्रेस बिलासपुर समाज कल्याण विभाग महानदी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ श्रीमती अनिला भेड़िया ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी श्रेणियों के विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी दिव्यांगजनों के हित में श्रेष्ठ कार्य जारी रखे जाएंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि प्रदेश में धान खरीदी का कार्य बिना किसी परेशानी के जारी है। उन्होंने कहा कि बारदाने की जरूरत को पूरा करने के लिए राइस मिलर्स, पीडीएस और किसानों द्वारा लाए गए पुराने बारदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 23 लाख किसान हमारे पंजीकृत हैं और हमारा लक्ष्य जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। बारदाना की जरूरत हमें 5.5 लाख गठानों की थी। हमने जूट कमिश्नर के माध्यम से आग्रह किया था, मांग किया था, लेकिन बारदाने हमको समुचित नहीं मिल पाया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हम राइस मिलर्स के पुराने बारदाने, पीडीएस के दुकानों के पुराने बारदाने और पहले दिन से ही किसानों के पुराने बारदानों से हम अब धान की खरीदी शुरू करेंगे। दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य की भूपेश सरकार को बारदाने की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। कह सकता हूं कि बारदाने की यहाँ पर जो कमी है, इसका मुख्य कारण है छत्तीसगढ़ की सरकार के नीति। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को बारदाने की सप्लाई आपके कोलकाता जूट मिल के द्वारा किया जाता है, तो आखिर उनको बारदाने उपलब्ध करा रही है, तो छत्तीसगढ़ में कमी क्यों? और इसके पीछे जो कारण है सरकार की अनिर्णय की स्थिति।
इस बीच राज्य में बीते 2 दिनों के दौरान समर्थन मूल्य पर 2,35,922 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 77,000 से ज्यादा किसान उपार्जन केंद्रों में अपना धान रख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में समर्पित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सभी देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसी तरह प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा कि उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उनका पूरा जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनके योगदान को याद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य की मिसाल प्रस्तुत की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को मजबूत बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा छोड़ी गई विचार मूल्यों की विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वहीं राज्य विधानसभा के सेंट्रल हॉल में भी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने एक कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर महंत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देश को एक मजबूत संविधान दिया। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट की आशंकाओं को देखते हुए अभी से स्कूलों को बंद करना जल्दबाजी होगी। कोरोना थर्ड आने की संभावनाओं पे लगातार सरकार समीक्षा भी कर रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, हमारी तैयारी भी पूरी है। कहीं कहीं एक दो प्रकरण अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में जिस वेरिएंट की चर्चा हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी से आप जो प्रश्न कर रहे हैं स्कूलों के बारे में, ये थोड़ा प्रीमेच्योर बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सरकार उसको विचार करेगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.16% रह गई है। कल प्रदेश भर में 22,600 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 37 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया और कोविड संक्रमण से किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। राज्य में इस समय 328 कोविड मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में करीब 125 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 73,67,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए पात्र 90% आबादी को इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 49% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। प्रदेश में दोनों खुराकों को मिलाकर अब तक 2,72,72,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच जशपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को सफल बनाने के लिए टीकाकरण मनुहार नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी MZU सिद्दीकी ने बताया कि इसके तहत बच्चे मनुहार पत्र के द्वारा अपने माता पिता को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। टीकाकरण मनुहार करके एक पत्र जो है बच्चे लेकर के जाते हैं। उसका कंटेंट यह है कि आपका मार्गदर्शन हमको जीवन भर के लिए चाहिए और मैं आपके नेतृत्व में ही जो है आगे बढ़ना चाहता हूं और आपने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है
अतः आप कोविड-19 का टीका लगावें और आप जीवन पर्यंत हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इस प्रकार का पत्र जो है वो अपने माता पिता को देते हैं और उनके माता पिता जो हैं उनके साथ में आकर टीकाकरण केंद्र में या जहाँ पर भी मोबाइल टीम गई हुई है वहाँ पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। जिले में 1 लाख लोगों के कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है। इस चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। इन चुनावों के लिए 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। वहीं 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में मतपत्र से मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर मतगणना तक कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं के लिए फोटो युक्त मतदान पत्र तैयार किए गए हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे। खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के बैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया। खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा, लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं। खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।